जी आपको ठंडी लग रही बढ़िया है। से ठीक है थोड़े करिया यूरोप से आ रहा हूँ, जाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत ओके गाइस, लेट्स गो, पढ़ाई करते हैं। यूरोप से बाइक लेके आ रहा है। अच्छा ठीक है भाई, आओ बातचीत करते हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में, वही जरूरी है। कोरोना आ रहा है, प्रमोट तो हो ही जाएंगे इंशाल्लाह, हो सकता है प्रमोट हो जाए। चलो देखो भैया, आज हमें पढ़ाना है बच्चों। हाँ शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सेट ऑफ खाओ, जवान लग लगाओ। खा लीजिए। नमस्कार, आज हमें बात करनी है श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर। तो बच्चों आज का हमारा अगला टॉपिक है श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ। एक बड़ा लिखा स्लाइड, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ। क्या बच्चों फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा है? फ्रेम में और बड़ा बहुत ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर आपका। तो बच्चों आज का हमारा अगला टॉपिक है श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ। इसे कहते हैं लोग अनुनादी परिपथ। श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ। चलो देखते हैं भैया क्या है श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ। वैसे तो जनरली हम लोग जानते हैं श्रेणी खाली बद्ध जुड़ जाने से कोई प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला है नहीं, थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा और इस परिवर्तन से पीछे हम लोग अपना परिचय बना चुके हैं। हम ये बात जानते हैं कि एलसीआर परिपथ क्या होता है। सबसे पहले आपके सामने अगर मैं एलसीआर परिपथ दिखाऊं तो आप लोगों ने देखा है एलसीआर परिपथ हमें कुछ ऐसे दिखाई देता है बच्चों। देखो एलसीआर सर्किट को हमने देखा था भाई, ऐसे ही तो नजर आ रहा था एलसीआर परिपथ में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कुंडली लेते हैं जिसका प्रेरकत्व यल होता है, एक रेजिस्टेंस लेते हैं कैपिटल आर, एक संधारित्र लेते हैं जिसकी धारिता कैपिटल सी होती है। इनको हम लोग आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है हमारा श्रेणी एलसीआर परिपथ। तो वो सामान्य एलसीआर परिपथ था बच्चों, जिसमें हमने उनका वोल्टेज निकाला था, हमने उनका प्रतिरोध निकाला था, प्रतिबाधा निकाला था, सारी चीज़ों को हमने वहाँ पे एज्यूम किया था, निकाला हुआ था। पर यहाँ थोड़ा सा उनकी अपेक्षा में हम लोग कुछ बदलाव देखेंगे, ठीक है। तो पुराने टॉपिक से चलते हुए बदलाव जरा देख लेते हैं भैया। देखो इनके सिरों का बाबू वोल्टेज हम लोग कितना मानते हैं, VL। इनके सिरों का वोल्टेज हम कितना मानते हैं, VC। फिर इनके सिरों का वोल्टेज हम लोग मानते हैं, है ना मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसके सिरों पे हम लोग कुल कितना वोल्टेज आरोपित करते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा इनटू T। ये सारी बातें तो हम जानते हैं कि इनके सिरों पर इतना वोल्टेज आरोपित करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देखो आप लोग कि श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ कैसे कहते किसे हैं। तो श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें आरोपित वोल्टेज की कला, जो उसमें मुख्य धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी कला के बराबर हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने इस सर्किट में कितना वोल्टेज लगाया है, V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू टी। अगर इस वोल्टेज की कला इसमें बहने वाली धारा की कला के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये एलसीआर परिपथ किस स्टेज में चला जाए, समान कला के स्टेज में चला जाए। यानी कौन सा परिपथ बन जाए बच्चों, समान कला का परिपथ बन जाए। अगर ये परिपथ समान कला का परिपथ हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में बच्चे हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई ऐसा तो इस कंडीशन में तभी होगा जब एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर होगा। इस कंडीशन में एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर होगा तभी ऐसा होगा। अब सर जी क्यों ऐसा हो जाएगा, पहले तो आप लोग ये बात जानते हैं कि समान कला का परिपथ केवल किस सर्किट में हमने देखा था, शुद्ध प्रतिरोध वाले। शुद्ध प्रतिरोध वाले में ही तो वोल्टेज धारा की समान कला में थी, कलांतर उन लोगों का 0 था और कहीं किसी सर्किट में नहीं मिला है। अगर मेरे बच्चे एलसीआर श्रेणीबद्ध अनुनादी परिपथ मिल जाता है तो ये वो परिपथ होता है जिस परिपथ में जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, इस वोल्टेज का मान इसमें बहने वाली धारा के साथ समान कला में हो जाए।
जब ये समान कला में हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में बच्चों इनका जो धारा का आयाम होता है ये बढ़ करके अनंत हो जाता है, ठीक है। और ये धारा का आयाम बढ़ करके अनंत होगा कब, आओ देखते हैं बाबू। LCR, अच्छा परिभाषा समझ में आ गई। LCR श्रेणीबद्ध अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं? देखो, श्रेणीबद्ध LCR अनुनादी परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें आरोपित वोल्टेज परिपथ के मुख्य धारा के साथ समान कला में होती है, अर्थात जिसमें प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होती है, उस परिपथ को हम लोग कहते हैं बच्चों श्रेणीबद्ध LCR अनुनादी परिपथ। आई बात समझ में? अब श्रेणीबद्ध अनुनादी परिपथ की कहानी हम आगे देखते हैं। बाबू हम लोग जानते हैं कि अगर LCR परिपथ में प्रतिबाधा निकालूं तो प्रतिबाधा का फार्मूला हम लोगों ने पीछे देख रखा बाबू। प्रतिबाधा होता है Z इज इक्वल टू अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात तो जानते हैं हम लोग कि ये जो है भैया Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL प्लस XC का होल स्क्वायर, ये हमने प्रतिबाधा के तौर पे निकाल दिया था। अच्छा बाबू अब एक बात बताओ, ध्यान देना, मैंने आपसे कहा है श्रेणीबद्ध LCR का अनुनादी कंडीशन तब बनेगा, अनुनादी परिपथ तब बनता है जब XL का मान XC के बराबर हो जाएगा। तीन लोग जुड़े हैं, L है, C है, R है, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ये लोग और XL का मान XC के बराबर हो जाएगा, तो बाबू जब XL का मान XC के बराबर हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में टोटल Z का मान खाली R के बराबर हो जाएगा। टोटल Z किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। और अगर टोटल Z R के बराबर हो गया तो इस बात का मतलब जानते हो क्या है? इस बात का मतलब ये है कि इनका कुल टोटल जो प्रतिरोध है वो कैपिटल R है, समझ रहे? LCR परिपथ का टोटल प्रतिरोध क्या है? कैपिटल R। और मेरे बच्चे अगर उसका टोटल प्रतिरोध कैपिटल R है, इसका मतलब इसमें खाली रेजिस्टेंस के तौर पे काम कौन कर रहा है? R। और खाली R वाले सर्किट में आपको पढ़ाया गया है, खाली R वाले सर्किट में बाबू जो वोल्टेज होती है ये धारा के साथ समान कला में होती है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ समान कला क्यों होगा? क्योंकि XL का मान XC के बराबर हो जाएगा, तो इस सूत्र के हिसाब से R का मान खाली Z के बराबर हो जाएगा। कैसे आप देखते हैं, देखो चूंकि क्या, यदि XL इज इक्वल टू XC तब Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, अब यहाँ XL डिफरेंस XC लिखा, माने दोनों का अंतर लिखा, और दोनों का मान जब बराबर है तो अंतर कितना? 0। अंतर कितना बच्चे? तो 0 का स्क्वायर, या Z इज इक्वल टू 0 ऐड करोगे तो R स्क्वायर आएगा, और R को अंडर रूट के बाहर करोगे तो Z का मान क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझ में आया कि बाबू हमारे LCR सर्किट में अगर XL का मान XC के बराबर हो जाएगा तो इस सर्किट का जो कुल प्रभावी प्रतिरोध होता है वो तो खाली कैपिटल R हो जाएगा, और इसका मतलब ये सर्किट किसके रूप में बिहेव कर रहा है? खाली कैपिटल R प्रतिरोध वाले सर्किट के रूप में बिहेव कर रहा है। अब बाबू जब कैपिटल R का सर्किट होता है तो वहां मैंने पढ़ा रखा आपको कि बाबू वोल्टेज धारा के साथ किस कला में? समान कला। इसका मतलब देख नहीं रहे हो कि खाली कैपिटल R का सर्किट बन गया, इसका मतलब यहाँ वोल्टेज धारा के साथ समान कला में नहीं हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं श्रेणीबद्ध LCR अनुनादी परिपथ। आई बात समझ में? अच्छा यहाँ देखो, इस कंडीशन में LCR सर्किट का मात्र एक ऐसा कंडीशन है, इस कंडीशन में जो Z का मान आता है ये सबसे कम आता है, समझ में आई बात? बाकी हर परिस्थितियों में Z का मान ज्यादा आता है, लेकिन इस कंडीशन में Z का मान सबसे न्यूनतम होता है। और जरा देखो भैया, अगर XL का मान XC के बराबर हो जाएगा तो भैया चूंकि XL बराबर क्या है यहाँ पे? XC है, और हम जानते हैं कि XL बराबर ओमेगा इंटू L एंड XC बराबर 1/ओमेगा इंटू C। ये बात हम लोग पढ़े हुए जानते हैं। इसका मतलब ओमेगा इंटू L का मान 1/ओमेगा इंटू C के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ थोड़ा देखो, ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा में करेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, और इस L को वहां भेज देंगे तो 1/L इंटू C हो जाएगा भैया। फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा नीचे भी। अब यहाँ से अच्छा हम ये भी जानते हैं भैया कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। ओमेगा का मान क्या होता है? 2πf होता है। उसकी जगह पे रखो, तो उसकी जगह पे जब आप रखोगे तो अतः ये हो जाएगा भैया 2πf का होल स्क्वायर, नहीं हो जाएगा? इसके जगह पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/LC एंड यहाँ से
2 पाई एफ का स्क्वायर करोगे तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/L से। यहाँ से एफ स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 1/, इस 4 पाई को यहाँ भेज दोगे, 4 पाई का स्क्वायर इंटू एफ। यहाँ से बाबू एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 1/, देखो 2 पाई बाहर आएगा, वर्गमूल लेने पर अंडर रूट बचेगा। ये आ गया बच्चे श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ की आवृत्ति। देखो इस कंडीशन को जरा कहानी को समझो। अगर इस सर्किट में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा की आवृत्ति इतनी हो जाती है, इस सर्किट की धारा की आवृत्ति कितनी हो जाती है 1/2 पाई अंडर रूट LC। अगर धारा की आवृत्ति इतनी हो जाती है तो इस परिस्थिति में XL का मान XC के बराबर हो जाएगा, और जब XL का मान XC के बराबर हुआ तो ऐसे कंडीशन में LCR परिपथ का कुल प्रतिरोध कैपिटल R के मान के बराबर हो जाएगा। और अगर खाली कैपिटल R के मान के बराबर हुआ Z का मान, तो इसका मतलब ये है कि ये सर्किट अब ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे कि इसमें कुल प्रतिरोध के तौर पे खाली शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R है, और खाली शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R के सर्किट में हम जानते हैं कि आरोपित वोल्टेज धारा के साथ समानुपाती है, और इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं मेरे बच्चों श्रेणीबद्ध LCR अनुनादी परिपथ। आई बात समझ में? तो ये होता है श्रेणीबद्ध LCR अनुनादी परिपथ। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं रजिस्टर क्या होगा। पेज निकालो जल्दी। ये हो गया, अरे वो डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड ना हैंड से इरेज हो जाता है। इसके बाद मेरे बच्चों मुझे पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमिक। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसी का दूसरा नाम है मेरे बच्चों डायनामो अथवा डायनामो। चलो देखो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनामो क्या है मेरे बच्चों। सिंपल सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, आओ निपट लेते हैं। देखो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर का मतलब, जनित्र का मतलब ना एक ऐसा जनरेटर जो हमको कौन सी धारा दे, प्रत्यावर्ती दे। जनरेटर तो जानते हैं ना, जनरेटर क्या करता है, धारा देता है। तो एक ऐसा जनरेटर जो हमको कौन सी धारा दे, प्रत्यावर्ती, उसे हम लोग कहते हैं मेरे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। जनित्र को ही दूसरा नाम दिया गया है डायनामो। ठीक है, चलो भैया। हाँ बच्चे, जो जनरेटर होता है, हाँ जनरेटर होता है वो मतलब AC देता है कि DC देता नहीं है बच्चे, दोनों देता है। आपका जनरेटर कौन सा है इस पर डिपेंड करेगा कि AC देगा कि। अब भैया यार उसमें भी मैं देखने थोड़ी जाता हूँ कि किस शादी में कौन सा जनरेटर आ रहा है बेसिकली, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मतलब कौन सा जनरेटर है। ठीक है, तो देखो भैया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो। देखो भैया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनामो बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले इसका काम देखते हैं, है ना। आप लोग जब हेडिंग डालेंगे सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो, तो उसमें क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। किस घटना पर आधारित है, प्रेरण की घटना पर आधारित है, और ये एक ऐसा उपकरण है मेरे बच्चों जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है ये, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अभी कहानी समझेंगे कि कैसे ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है भैया, तो आपको ये लिखना है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर काम करता है, और ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल करके हमें प्रत्यावर्ती धारा देता है। ठीक है भैया, अब उसके बाद आता है इसमें रचना। ठीक है, क्या आता है मेरे बच्चे, रचना। तो रचना बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है मेरे बच्चों। देखो रचना में कुल 3 मुख्य भाग होते हैं, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं बच्चों। रचना के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है भैया, रचना के 3 मुख्य भाग होते हैं। इसका सबसे पहला जो भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्षेत्र चुंबक।
क्षेत्र चुंबक। देखो भैया क्षेत्र मैग्नेट, इसमें शक्तिशाली नाल चुंबक होते हैं। दो मैग्नेट होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं और पूरी तरीके से स्टेबल रहते हैं। किसी सिस्टम में, उपकरण में उसको पूरी तरीके से स्थायी तौर पे बना दिया जाता है। ठीक है, तो दो मैग्नेट होते हैं जो नाल चुंबक होते हैं और नॉर्थ और साउथ के ध्रुव खंड रहते हैं। कुछ दो मैग्नेट रहेंगे और दोनों मैग्नेट में से एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया जाता है और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लिया जाता है। दोनों आमने सामने रख देते हैं और जब हम नॉर्थ और साउथ पोल को आमने सामने रख देंगे तो नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और साउथ में एंटर चली जाएंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से इनका क्षेत्र चुंबक जो होता है, इनका जो डायरेक्शन देता है क्षेत्र चुंबक, वो नॉर्थ से साउथ की ओर देता है। चित्र में देखिए इसको कैसे देते हैं। देखो देखो मेरे बच्चों, ये आपके मैग्नेट है, ठीक है, जिनकी हम बात कर रहे हैं। यही यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बनाने का काम करते हैं। ठीक, ये पोल नॉर्थ होता है, ये पोल साउथ। ठीक है, ये क्षेत्र चुंबक है, मतलब एक ऐसा चुंबक जो चुंबकीय क्षेत्र बनाने का काम करते हैं, उसे हम लोग क्षेत्र चुंबक कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये नॉर्थ पोल होता है, ये मेरे बच्चे साउथ पोल होता है। नॉर्थ और साउथ पोल मिल करके यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमारी कुंडली घूमती है। ठीक है भैया, ये होते हैं ऐसे। अब देखो इसका दूसरा भाग होता है आर्मेचर। आर्मेचर देखो, आर्मेचर क्या होता है? अब कॉपर वायर की बहुत ढेर सारे फेरों की एक आयताकार कुंडली होती है। ठीक है, इसमें कॉपर वायर की बहुत ढेर सारे फेरों की संख्या वाली एक आयताकार कुंडली होती है ABCD, जो कि मैं यहाँ चित्र में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये होती है बच्चों, ठीक है, ये आपकी कुंडली होती है ABC और D। ये आपकी कुंडली होती है जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? आर्मेचर कुंडली कहते हैं। कॉपर तार को कई फेरा लपेट करके आयताकार रूप में इसको बनाया जाता है, यही होती है। और ये अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए एकदम फ्री होती है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग इसके अक्ष के परितः घूमने के लिए एकदम स्वतंत्र रखते हैं कि ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्स है, और इस अक्ष के परितः ये घूमने के लिए एकदम से फ्री रहती है। ठीक है बच्चों, ये घूमने के लिए एकदम से फ्री होती है। ठीक, और इसके बाद हमारा जो तीसरा हिस्सा आता है जिसे हम लोग कहते हैं सर्पी वलय तथा ब्रूश। क्या कहते हैं बच्चों? सर्पी वलय तथा ब्रूश। देखो इसका तीसरा भाग होता है सर्पी वलय तथा ब्रूश। मोटर में बच्चों यहाँ विभक्त वलय लगा होता है। मोटर में जो होता है वो विभक्त वलय लगा होता है, लेकिन जनरेटर में यहाँ सर्पी वलय लगा होता है। ठीक है, अब देखो सर्पी वलय क्या होता है? सर्पी वलय मेरे बच्चों ये कॉपर का ही दो छल्ले होते हैं। ठीक है बच्चों, कॉपर का ही क्या होता है? दो छल्ले होते हैं। और ये जो कुंडली है आपकी, इस कुंडली से दो वायर जो निकले होते हैं, इन्हीं वलयों से वो कनेक्टेड होते हैं। ये जो दोनों वलय होते हैं आपस में अलग अलग होते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी उसी कुंडली के एक्सिस के साथ घूमने के लिए एकदम फ्री ये भी रहते हैं। ये भी उसी एक्सिस के साथ घूमने के लिए एकदम फ्री रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी एक दूसरे को टच नहीं करते। इन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों सर्पी वलय। क्या कहते हैं बच्चों? सर्पी वलय कहते हैं। अब देखो आगे देखो, इसमें कार्बन के दो छोटे छोटे गुटके लगे होते हैं बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं बुरुश। क्या कहते हैं भैया? बुरुश। इसमें कार्बन के दो छोटे गुटके लगे होते हैं जिसे हम लोग कहेंगे बुरुश। ये आपके बुरुश है। बुरुश जब ये देखो कुंडली घूमती है तो कुंडली के साथ ये वलय भी घूमते हैं,
लेकिन वो वलय बुरुष को रगड़ खा करके घूमता है, बुरुष नहीं घूमता, बुरुष पूरी तरीके से स्थिर रहती है। ठीक है, और इस बुरुषों का संबंध हम लोग वहां कर देते हैं जहां हमें करंट सप्लाई करना होता है, जहां हमें करंट भेजना होता है, हम उस जगह पे अपने इन बुरुषों को कनेक्शन कर देते हैं, मतलब बाहरी करंट से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो की स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है। देखो फिर से देखो, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक में घोड़े के नाल के आकार के 2 मैग्नेट होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत अस्थायी रहते हैं, और इनके ये जो ध्रुवखंड होते हैं ये थोड़ा सा गहरे शेप में अवतलाकार कटे होते हैं। उसका कारण ये है ताकि यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाया जा सके और यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र बहुत स्ट्रॉन्गर है। ठीक बच्चों, और ये एक नॉर्थ मैग्नेट का पोल होता है, दूसरे मैग्नेट का पोल यहाँ साउथ होता है, तो जिससे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो बनती है ये नॉर्थ से साउथ की ओर के लिए बन जाती है। ठीक है भैया, तो ये क्षेत्र चुंबक मतलब ये चुंबक यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करने का काम करती है। उसके बाद दूसरा भाग इसमें आर्मेचर होता है। आर्मेचर कॉपर वायर की कुंडली होती है जिसमें बहुत ढेर सारे फेरे होते हैं, आयताकार की होती है। ऐसे आप लोग वृत्ताकार भी रख सकते हैं, वर्गाकार भी रख सकते हैं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है उस पर बलून का आघूर्ण उतना अधिक लगता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा पढ़ा, और एम इज इक्वल टू पढ़ाया गया एन ए आई, समझ में? ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो बलून का आघूर्ण ज्यादा लगने के लिए एरिया ज्यादा रखा जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि इतना विशाल काय रख दिया जाए उसका एरिया की ठीक ठाक संतुलन में वो चल ही ना पाए। तो ये आर्मेचर कॉपर वायर की बनी एक आयताकार कुंडली होती है जो कि इसी एक्सिस पर, इसी अक्ष पर घूमने के लिए पूरी तरीके से फ्री होती है, स्वतंत्र होती है। इसको घुमाने के लिए जल के टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। जल का टरबाइन जनरेटर में नहीं प्रयोग किया जाता है, जो हम लोग जनरेटर देखते हैं ना उसमें जल के टरबाइन द्वारा नहीं घुमाया जाता है। उसमें हम लोग ऑयल डालते हैं, ऑयल की वजह से वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी बड़ा सा व्हील लगा होता है, चक्का लगा होता है, उस चक्के को घुमाती है और वो चक्का इस कुंडली को घुमाता है। ठीक है, लेकिन जैसे जब जो बिजली हम लोग के पास आ रही है वो जहाँ से प्रोड्यूस होकर के हमारे पास आती है तो वहाँ जल के टरबाइन के द्वारा इनको घुमाया जाता है। ठीक है, तो जल के टरबाइन की से इसको घुमाया जाता है। और इसके ये जो आपका कुंडली है, कुंडली के जो 2 हिस्से हैं, इन हिस्सों में बच्चों 2 तांबे के छल्ले लगे होते हैं। ठीक है, तांबे के 2 अलग अलग छल्ले लगे होते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं सर्पी वलय। और ये जो पीतल आपके कॉपर के छल्ले हैं, कॉपर के छल्ले 2 छोटे छोटे कार्बन के गुटके होते हैं, उन कार्बन के गुटकों को टच करते हैं, इन्हें हम लोग बुरुष कहते हैं। ये जो देख रहे हो बच्चों ये बुरुष है, इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, इसको हम लोग वाई बोलते हैं। ठीक है भैया, ये 2 बुरुष होते हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई बुरुष स्थिर रहते हैं, लेकिन जब छल्ले फिसलते हैं उस पर तो उसी पे बार बार वो रोटेट करते हैं, नाचते हैं उसी पे। ठीक है, और इन बुरुषों का संबंध हम लोग वहां कर देते हैं जहां हमें धारा भेजनी होती है। ठीक है भैया, तो इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा की रचना, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की रचना होती है। अब इसमें आता है इसका कार्य विधि, ये कार्य कैसे करता है। देखो कार्य विधि, कार्य विधि देखिए, कार्य विधि वाले मामले में देखो होता क्या है बाबू कि जल के टरबाइन के द्वारा आप एक कुंडली घुमा रहे हैं। सपोज दैट अभी हम मान के चल रहे हैं वर्तमान समय में जैसा हम चित्र में देख रहे हैं हमारी कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे ही स्थिर है। ठीक है बच्चों, अब जब हम इसको ध्यान देना बाबू, जब हम इस कुंडली को टरबाइन के द्वारा घुमाते हैं तो मान के चल रहे हैं भुजा AB उठ रही है और CD क्या हो रही है, डाउन जा रही है। तो बाबू जब भुजा AB उठ रही है और CD डाउन जा रही है तो ऐसे कंडीशन में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे ही कुंडली नाचना शुरू करेगी, घूमना शुरू करेगी, ठीक उसी समय हमारी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जैसे ही कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है हम लोग जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटती है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण आपकी इस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगेगी। और क्योंकि कुंडली इस हिसाब से घूमती है, देखो ये आपकी कुंडली है, अभी कुंडली सपोज दैट एक मैग्नेट यहाँ है, दूसरा मैग्नेट यहाँ है और उस मैग्नेट में कुंडली ऐसे है। ठीक, जब कुंडली घूमती है तो ये भुजा AB अभी आगे उठ रही होती है। ठीक, उसके बाद आधे चक्कर के बाद ये अब ये डाउन जाना शुरू कर देती है। पहले कंडीशन में क्या करती है, भुजा AB से ऐसे उठ रही होती है, फिर शेष आधे चक्कर के बाद अब यहाँ से ये क्या करेगी, डाउन जाना शुरू करेगी। आपको मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग टाइम में ही बताया था कि जब कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो उसका परिमाण लगातार चेंज कैसे होता है। देखो होता क्या है कि भाई जब कुंडली उठ रही, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में बाय द वे कुंडली अभी ऐसे है, अभी हमारे चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली इस हिसाब से है। ठीक है, सारी चुंबकीय बल रेखाएं इधर को है।
तो अभी ऐसे परिस्थिति में इस कुंडली से बद्ध, ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर है ए और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बी। अभी ऐसे परिस्थिति में इस कुंडली से बद्ध अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान देखोगे फाई बी बराबर, तो वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा। और उसके बाद जब वो 1/4 चक्कर लगा होता है तो 1/4 चक्कर में आपकी कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे हो जाती है, घूमेगी तो ऐसे हो जाएगी ना, तो उसका ये जो ए है वो इधर हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में फाई बी का मान क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? मैक्सिमम हो जाएगा। तो अभी जरा ध्यान देना बाबू, हम लोगों ने पढ़ा है E = -n × डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा। पढ़े कि नहीं पढ़े? बाबू जब यहाँ फाई बी 0 हो गया तो E का मान कितना हो जाएगा? 0। और जब फाई बी का मान मैक्सिमम हो गया है तो E का मान मैक्सिमम। समझ में आ रहा बात? और उसके बाद शेष आधे चक्कर के दौरान फिर कुंडली क्या हो जाएगी भैया? चुंबकीय क्षेत्र में फिर वो समांतर पड़ जाएगी, नहीं पड़ जाएगी? पड़ जाएगी। अब फिर E का मान यहाँ कितना हो जाएगा? 0। फिर लगातार, लेकिन अब की बार जरा देखो, ये ऐसे डिम जाने ना, अब की बार ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर को चला जाएगा? नीचे की ओर। समझ में आ रहा है? अब ऐसी परिस्थितियों में लगातार जब बच्चे ये घूमता है तो अपने आधे चक्कर के दौरान अपने मान को एक अलग डायरेक्शन में पॉजिटिव करता है और उसके बाद धीरे धीरे घटा करके 0 करता है। फिर आधे चक्कर के बाद अपने मान को दूसरे डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ाने लगता है। तो जैसे वोल्टेज के मान को मैं बताऊँ, यहाँ पे इस कंडीशन में वोल्टेज का मान 0 है, फिर इस कंडीशन में किया तो अपने मान को मैक्सिमम कर दिया। फिर अब वो जब डाउन जा रहा है तो धीरे धीरे अपने मान को फिर क्या करेगा? 0 करेगा। अब 0 के बाद फिर उसकी अपनी वैल्यू को इस डायरेक्शन में लेकर के जाता है, मैक्सिमम करता है। समझ में आ रहा है? इस हिसाब से क्या होता है बाबू कि ये देखो, जब कुंडली का भुजा ए बी उठ रहा होता है तो ऐसे परिस्थिति में आपके इस बुरुष x या y में दोनों में से किसी एक में से धारा निकलेगी। मान लिया कि अभी भैया धारा निकल रही है बुरुष x से। कहां से धारा निकल रही है? x से। कब? जब ये भुजा ए बी उठ रही है। अगले क्षण क्या होगा भैया? आधे चक्कर के बाद की भुजा ए बी जब यहाँ पहुंच जाएगी तो वो क्या करने लगेगी? डाउन जाने लगेगी। तो जब डाउन जाएगी तो अब की बार धारा कहां से निकलेगी? y से निकलेगी। ऐसे ही हर चक्कर में एक बार भुजा x से निकलती है, धारा x से निकलती है और दूसरी बार धारा y से निकलती है। धारा समान निकलेगा, धारा का परिमाण समान है। तो लगातार ऐसे धारा अपने डायरेक्शन को बदल बदल करके निकलती है। इस वजह से यहाँ से हमको कौन सी धारा मिलती है? प्रत्यावर्ती धारा मिलती है। आई बात समझ में? ठीक। तो ये है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामिक। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक क्या हुआ? अरे मैं जान रहा हूँ, वो मफलर ऐसे करके सो रहा था। सो नहीं रहा था। कौन है वो? सर जिसको पता नहीं कि टी कैसे बनाते हैं और जे कैसे बनाते हैं, वहाँ पे टी है, उसको मेरी कॉपी में जे लिख दिया है। बहुत सही, बहुत होशियार बच्चा है। अगला हेडिंग है मेरे बच्चों ट्रांसफार्मर। अगला हेडिंग क्या है भैया? ट्रांसफार्मर। देखो क्या होता क्या है ट्रांसफार्मर। अब सबसे जरूरी चीज देखो, ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो अन्योन्य प्रेरण की घटना पर काम करता है। किस पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण की घटना पर काम करता है। ठीक है। किस सिद्धांत पर काम करेगा मेरे बच्चों? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर या अन्योन्य प्रेरण की घटना पर काम करता है। ठीक। ये करेगा क्या भैया? देखो, या तो देखो ये प्रबल धारा जिसका वोल्टेज नीचा है, नीचे वोल्टेज की प्रबल धारा, ठीक, नीचे वोल्टेज की प्रबल धारा को ये चेंज करता है ऊंचे वोल्टेज के निर्बल धारा में परिवर्तन करता है। या तो ये करेगा या फिर इसका उल्टा करता है कि ये ऊंचे वोल्टेज निर्बल धारा को ये चेंज करके देगा नीचे वोल्टेज प्रबल
धारा। सर जी हाँ भैया वो निर्बल में बात बना है। वही तो है यार, कहाँ है लाख ये नहीं वो स्टाइल है यार, ऐसे बना रहा था। जी सर हाँ, तो समझते हैं। वहाँ कैसे पहुँच गया? पहुंच जाता है यार, अरे ऊपर रहा था पहुँच गया। उसका भाव चल करके इधर उधर थोड़ा विस्थापित हो जाता है, उसमें क्या है। देखो ट्रांसफार्मर क्या है भैया, देखो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाला एक उपकरण है, ठीक है। इसका काम है क्या, ट्रांसफार्मर मेरे बच्चे दो काम करता है। एक ही ट्रांसफार्मर दोनों काम नहीं करेगा। इन दो काम को करने के लिए दो अलग अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है मेरे बच्चे उच्चाई ट्रांसफार्मर। क्या होता है? उच्चाई ट्रांसफार्मर। और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ठीक है भैया। देखो लोग, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। ट्रांसफार्मर करता क्या है, अगर नीचे वोल्टेज की प्रबल धारा है तो उसको चेंज कर देगा ऊंचे वोल्टेज की निर्बल धारा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक। और अगर बच्चे ऊंचे वोल्टेज की निर्बल धारा है तो उसको चेंज कर देगा नीचे वोल्टेज की प्रबल धारा। और इस दोनों काम को करने के लिए दो अलग अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। हम लोग के सिलेबस में जो है वो उच्चाई पढ़ना है ना, हम लोग के सिलेबस में उच्चाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना भैया? उच्चाई ट्रांसफार्मर पढ़ना है। अब देखो इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर उच्चाई होता है, कौन सा ट्रांसफार्मर अपचाई। देखो मेरे बच्चे, जो नीचे वोल्टेज प्रबल धारा को ऊंचे वोल्टेज के निर्बल धारा में चेंज करती है, ये होती है उच्चाई ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है मेरे बच्चे? बुक से मिला लेना, मैं सही हूँ कि गलत हूँ? ट्रांसफार्मर, ठीक है, मिला लेना, सही है कि गलत? नीचे वोल्टेज प्रबल धारा को ऊंचे वोल्टेज के निर्बल धारा में जो चेंज करता है उसे हम लोग कहते हैं मेरे बच्चे उच्चाई ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं भैया? उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जो ऊंचे वोल्टेज के निर्बल धारा को नीचे वोल्टेज की प्रबल धारा में चेंज करता है उसे हम लोग बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर होते हैं भैया। ट्रांसफार्मर क्या होता है समझ में आ गया? ठीक। ट्रांसफार्मर क्या है मेरे बच्चों? ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो अन्योन्य प्रेरण की घटना पर काम करता है और ये नीचे वोल्टेज की प्रबल धारा को प्रबल वोल्टेज के ऊंचे वोल्टेज के निर्बल धारा में चेंज करेगा, या ऊंचे वोल्टेज की निर्बल धारा को नीचे वोल्टेज के प्रबल धारा में चेंज करता है। जो पहले प्रकार का परिवर्तन करता है उसे हम लोग उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो दूसरे प्रकार का परिवर्तन करता है उसे हम लोग कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। हम लोग के सिलेबस में उच्चाई ट्रांसफार्मर है और उपचाई ट्रांसफार्मर को पढ़ते हैं। ये चीज सही है ना जी? बुक से मैच कर लो। ऊंचे विभव वाली निर्बल धारा को नीचे विभव वाली प्रबल धारा में बदलता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलो आ जाओ भैया। अब देखते हैं हम लोग इसकी रचना। क्या देखते हैं? रचना। चलो देखो, रचना। इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लोहे का पटलित लोहा होता है जिसे हम लोग पटलित लौह करोड़ कहते हैं, उसका महीन महीन पतली पतली पत्ती होती है। क्या होता है मेरे बच्चे? महीन महीन पतली पतली पत्ती होती है, और पत्ती को एक के ऊपर एक वार्निश के द्वारा जोड़ देते हैं और जोड़ करके एक आयताकार फ्रेम बना लेते हैं। ठीक है भैया? कुछ और ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। वार्निश के जगह पे और लोगों को आप ले सकते हैं। ठीक है, वार्निश का प्रयोग इस वजह से किया जाता है क्योंकि वो चिपक जाता है बढ़िया से और एक पत्ती से दूसरे पत्ती के बीच में गैप बन जाता है। ठीक है, गैप रहना जरूरी है, दोनों पत्तियां आपस में टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से वार्निश का प्रयोग किया जाता है और किसी का प्रयोग कर सकते हैं जो ऐसे काम को करे। ठीक, तो ट्रांसफार्मर क्या है भैया? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जो नीचे विभव वाली प्रबल धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल धारा में चेंज कर देगा,
और ये काम जो करता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों ऊंचाई ट्रांसफार्मर। या फिर ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जो क्या करते हैं भैया, नीचे विभव को ऊंचे विभव में चेंज करते हैं। ठीक है, तो नीचे विभव को ऊंचे विभव में चेंज करेगा, याद रखना मेरे बच्चों, नीचे विभव को ऊंचे विभव में जो चेंज करेगा वही पढ़ना हम लोग को, जिसे हम लोग कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और जो ऊंचे विभव को नीचे में चेंज करता है उसे हम लोग कहते हैं अपचाई। तो चलो देखते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर की रचना। बाबू, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में हम लोग पतली पतली पत्तियों को वार्निश के द्वारा, किसके द्वारा मेरे बच्चे, वार्निश के द्वारा जोड़ करके हम लोग ऐसे एक आयताकार फ्रेम तैयार कर लेते हैं। देखो जैसा कि मैं आप लोग को चित्र में दिखा पा रहा हूँ, ऐसे एक फ्रेम हम लोग बना लेते हैं। हाँ बच्चे बोलो, कोनो दिक्कत नहीं है? बारिश बारिश हो रहा? अच्छा क्या हुआ जी? दुकान का ताला हो रहा है। कौन चिंटू काहे भूला? देखो ऐसे फ्रेम तैयार करते हैं बच्चे, और इस फ्रेम पे मेरे बाबू कई पतली पतली पत्तियां लगी होती है, और पत्तियां एक दूसरे से पृथकृत रहती है, एक दूसरे को पत्तियां टच नहीं करती। और टच हो जाएगा बच्चे तो भावर धारा ज्यादा जनरेट हो जाएगा, और आपके ट्रांसफार्मर को धुआं धुआं कर देगा, है ना। गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह क्या कर देगा, धुआं धुआं उड़ेगा। इतना बम मारेगा ये कि धुआं धुआं हो जाएगा सारा शहर। डरता भी है। हाँ कभी कभी ब्लास्ट भाई गाना गा रहा है चिंटू। चिंटू गाना गा रहा है। मैं पानी पानी हो गई। क्या वैसे भी अच्छी गाय नहीं ना है। सुनिए नहीं अगला गाना गाओ। ये धीरे धीरे गा रहा है। जोर जोर गाओ। धीरे धीरे गाओ। देखो बच्चों, लगभग देखने में हमारा ट्रांसफार्मर अंदर से ऐसा होता है। ठीक है भैया। अब होता क्या है कि हम लोग इस एक ऊपर फ्रेम होता है, दूसरा फ्रेम नीचे होता है। ठीक है, मतलब पूरे पतली पतली पत्तियों को हम एक के ऊपर एक जोड़ते हैं जब, तो ऐसा एक फ्रेम तैयार होता है। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, फ्रेम के इस ऊपर वाले हिस्से में कॉपर तार के मोटे फेरे को, कॉपर तार के मोटे फेरे के कम कुंडली को इधर लपेट देते हैं हम लोग। इसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक कुंडली। इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, प्राथमिक कुंडली कहते हैं इसको। अरे यार ये तो सब बिगड़ जा रहा है। तो सटी। मैंने सुना मेरी मूंछों का मजा ले रहे थे। सब तो इसी मेरी मूंछों का कुछ उपहास उड़ा रहे थे अपनी कोचिंग में। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सुना आपने से इतना दुस्साहस, प्राणों का मोह नहीं रहा उस बालक को। बालक निसंदेह आपकी सूचना गलत है। यहाँ नहीं वहाँ, वहीं की नहीं वहीं की नहीं। देखो अरे यहाँ नीचे हम लोग बहुत पतले पतले कॉपर वायर को लेकर के ढेर सारे फेरे, है ना, ढेर सारे फेरे ऐसे नीचे लपेट देते हैं। ये मैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा हूँ। अपचाई में इसका ठीक उल्टा होता है। ठीक है, यानी नीचे फेरों की संख्या कम हो जाती है, ऊपर फेरों की संख्या ज्यादा हो जाती है। ठीक है भैया, क्या करते हैं, इस ऊपर वाले हिस्से में कॉपर का मोटा वायर लेते हैं, और कॉपर के मोटे वायर को जिसमें कम फेरे होते हैं की एक कुंडली बना करके यहाँ लपेट दी जाती है, और इसके निचले हिस्से को, इसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक कुंडली। इसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे बच्चों, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक
कुंडली बोलते हैं इसको लोग, और इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय कुंडली। क्या बोलते हैं बच्चे? द्वितीय कुंडली। ठीक है भैया, देखो ध्यान दो। अब बाबू ये जो प्राथमिक कुंडली है, जो द्वितीय कुंडली है, प्राथमिक कुंडली को सदैव हम वहां ऐड करते हैं जहां हमें अपनी धारा इन्वेस्ट करनी है। समझ में आया? ठीक है, तो हमें जिस वोल्टेज के मान को चेंज करना है उस वोल्टेज को हम लोग यहाँ ऐड करते हैं मेरे बच्चे, इस जगह पर। ठीक है, यहाँ जिसे हम लोग कहते हैं एसी मेंस। क्या कहते हैं बच्चे? एसी मेंस, वहाँ ऐड करते हैं। समझ में आया? और यहाँ से बच्चे हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं? आउटपुट प्राप्त करते हैं। वहाँ वोल्टेज इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ वोल्टेज प्राप्त करते हैं। अब देखो होता क्या है, तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर की रचना होती है बच्चों। अब देखो इसमें प्रक्रिया कैसे क्या होती है, इसे ध्यान देखना। जब आप यहाँ वोल्टेज लगाते हो, अच्छा एक चीज कान खोल करके सुन लो, ट्रांसफार्मर केवल और केवल अन्योन्य प्रेरण की घटना पर काम करता है मेरे बच्चे, और अन्योन्य प्रेरण की घटना में धारा का मान लगातार बदलना चाहिए। क्यों धारा का मान लगातार? क्या डीसी की धारा लगातार चेंज हो सकती है? असंभव। इस वजह से ये बात कान खोल करके सुन लो कि भैया ट्रांसफार्मर काम करता है सिर्फ और सिर्फ एसी करंट पर। किस करंट पर? एसी करंट पर मेरे बच्चों, समझ में आई बात? ठीक है, किस काम पर किस धारा पर काम करेगा ट्रांसफार्मर? एसी। डीसी करंट पर मेरे बच्चे ये कभी भी काम नहीं करता है। आई बात समझ में बच्चे? ठीक है, अब ये इन्वर्टर के अंदर ट्रांसफर नहीं लगा रहता है, मतलब नहीं लगा रहता है। कहाँ पे इन्वर्टर लगा होता है? ये उसका लाइट है। जो इन्वर्टर देता है वो आपको डीसी करंट देता है। बैटरी, सेल, बैटरा, ये सब चीजें जो धारा देती है, जो इकट्ठा एनर्जी रख करके आपको फिर से प्रोड्यूस करके देती है, वो सदैव डीसी धारा देती है। उनकी ध्रुवताएं फिक्स होती है, उनके वोल्टेज का जो पॉइंट होता है वो फिक्स होता है कि ये उच्च वोल्टेज है, ये निम्न वोल्टेज है, वो बार बार चेंज नहीं हो सकते। एसी खतरनाक होता है। हाँ हाँ आप कुछ कह रहे थे कि मतलब बैटरा नहीं होता, बैटरी का हाँ, मतलब बैटरा नहीं होता, बैटरी ही होती है। बैटरा जैसा कोई कंटेंट नहीं होता। चलो देखो, अब इसमें सिद्धांत देखो बच्चों, ये काम कैसे करता है। आप प्राथमिक कुंडली में क्या करेंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज इन्वेस्ट करेंगे। प्राथमिक कुंडली में आपने क्या लगाया? प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाओगे तो क्या मिलेगा मेरे बच्चे? प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा लगातार अपने मान को बदलती है कि नहीं बदलती? लगातार अपने मान को बदलती है। तो बाबू अब ध्यान देना, प्राथमिक कुंडली में लगा दिया आपने प्रत्यावर्ती धारा का सोर्स। प्राथमिक कुंडली में आ गई प्रत्यावर्ती धारा। अब मेरे बच्चे प्राथमिक कुंडली में जब तक धारा है तब तक प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा। और मेरे बच्चे ध्यान देना, प्राथमिक कुंडली क्या चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न करेगी? क्यों करेगी? क्योंकि उसमें एक धारा बह रही है। और क्या उस चुंबकीय क्षेत्र में द्वितीय कुंडली नहीं आएगी? आएगी। पहली कुंडली में हमने जो धारा भेजा वो धारा परिवर्ती है, लगातार अपने मान को बदल रही है। उस पहली कुंडली में इस धारा के कारण कुंडली के चारों ओर उत्पन्न हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती होगा। परिवर्ती होगा। क्यों ये कुंडली, ये चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती होगा? क्योंकि बहने वाली प्राथमिक कुंडली में धारा अपने मान को लगातार चेंज करती है। इस वजह से यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा मेरे बच्चे, वो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में ही तो हमारी द्वितीय कुंडली आ रही है। और मेरे बच्चे अगर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में हमारी द्वितीय कुंडली आ रही है तो इसका मतलब ये है कि क्या द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि लगातार चुंबकीय क्षेत्र वहां बदल रहा है। अब मेरे बच्चे द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो रहा है और धारा का मान किस कुंडली में बदला जा रहा है? पहली वाली। हाँ, अब ऑटोमेटिक से यहाँ एक धारा जनरेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो आपने वहाँ जितना वोल्टेज इन्वेस्ट किया था उस हिसाब से आपको यहाँ धारा मिल जाती है। ठीक है भैया, ये इसका कार्य प्रोसेस है, कार्य विधि है। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चे, मान लिया प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है N1, कितनी मेरे बच्चे? और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या मान लेते हैं N2। तो लाला तनी देखो तो पहली कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना जनरेट होगा? E1 इज इक्वल टू माइनस N1 इंटू डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। होगा कि नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ। नहीं होगा? फैराडे के फर्स्ट नियम के हिसाब से आपके इस ट्रांसफार्मर में जो बबुआ एसी मेंस, जहां आपने एसी मेंस लगाया है यानी प्राथमिक कुंडली, उसमें जो विद्युत वाहक बल आएगा वो इतने तो आएगा। जबकि द्वितीय कुंडली में मेरे बच्चे कितना आएगा? E2 बराबर माइनस N2 इंटू डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। लाला
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन लगभग मान के चल रहे हैं कि सेम होगा। ठीक है, हम ये पूरी तरीके से मान के चल रहे हैं कि यहाँ ऊर्जा वगैरह का ह्रास बिल्कुल नहीं हो रहा है, जबकि होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि क्या होता है ना कि लगातार कंटिन्यू आपकी यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है लगातार एक बार जनरेट होगा, फिर बुझ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, फिर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, फिर खत्म होगा, फिर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि धारा का मान 0 से मैक्सिमम जाता है ना। तो जब धारा का मान 0 हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी तो 0 हो जाएगा, फिर धारा का मान मैक्सिमम होगा, फिर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। समझ में? ऐसे ऐसे कंटेंट होता है। इस वजह से यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलता है मेरे बच्चे। और आपको मैंने पढ़ाया हुआ कि अगर किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें मेरे बच्चे, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी उसको रखा जाए, क्या नाम है, धातु के टुकड़े को रखा जाए, तो वहाँ भंवर धाराएं जनरेट होती है। क्या यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती नहीं है? क्या उसमें ये धातु का टुकड़ा नहीं पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है। आई बात समझ में? तो थोड़ी बहुत जो हम वोल्टेज इन्वेस्ट करते हैं, उस वोल्टेज का थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होता है भंवर धारा के रूप में, बहुत कम होता है। और बहुत कम होने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जो फ्रेम बनाया गया है इसको हम लोग पतली पतली लोहे की पत्तियों से बना देते हैं। ठीक है, इस वजह से आयतन ज़्यादा रहता नहीं है, और जब लोहे का आयतन ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे भंवर धारा भी कम जनरेट होती है, ऊर्जा का ह्रास भी कम होता है। अच्छा, यहाँ देखो मेरे बच्चे, ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से भाग कर दो तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से। समीकरण 1 को 2 से भाग करोगे तो E1 बटे E2 बराबर माइनस N1 बटे माइनस के माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, N1 बटे। ठीक है मेरे बच्चे, ये है ट्रांसफार्मर। ऐसे ये देखो, इस बात का अर्थ जरा समझो। जो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में जो हम विद्युत वाहक बल लगाते हैं और जो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, इनका अनुपात प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या तथा दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर आता है। इसे हम लोग कहते हैं परिणमन अनुपात। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? परिणमन अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब मान लिया अगर कि भैया प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज है V1, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज कितना है? V1, तथा द्वितीय कुंडली में वोल्टेज कितना है मेरे बच्चे? V2 है। तब लाला E1 बटे E2 बराबर N1 बटे N2 बराबर V2 बटे, यही तो ठीक, ये तो मेरे बच्चे। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं मेरे बच्चे परिणमन अनुपात। क्या कहते हैं? परिणमन अनुपात कहते हैं। इसे हम लोग लिखते हैं स्मॉल r से। अब इसके बाद मेरे बच्चे पढ़ना है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि कैसे होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि कल, और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कल।